क्या बिहार की राजनीति में एक बेहद साहसिक कदम उठाने के बाद कांग्रेस वापस पीछे मुड़ गई है? क्या उसने बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से एक पॉलिटिकल ब्लंडर किया है? क्या बिहार के राजनीतिक मैदान से कन्हैया कुमार को वापस खींचकर कांग्रेस ने कोई बड़ी गलती तो नहीं की, ऐसी गलती जिसका खामियाजा उसे इस बिहार विधानसभा चुनाव में ही नहीं 2029 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हो रही राजनीतिक हलचलों की जमीनी समझ के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, द राइटर्स रिपोर्ट के इस एपिसोड में मैं आपके साथ उपेंद्र कुमार यादव। एक ऐसे समय में जब कश्मीर में पहलगाम में जघन्य आतंकवादी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोश में है, मैं इस वीडियो में बिहार की राजनीति पर बात क्यों कर रहा हूं, इसकी ज्यादा गहराई में जाने की बजाय सिर्फ एक बात का मैं जिक्र करूंगा कि प्रधानमंत्री इस बीच बिहार में थे, एक मंच पर जहां बिहार के मुख्यमंत्री थे और मंच से बातचीत राजनीति की भी कम नहीं हुई। तो ऐसे में यह जरूरी है कि बिहार की राजनीति पर नजर रखी जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, यह विश्लेषण अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। और हां, अगर हो सके तो एक छोटी सी धनराशि के साथ इस चैनल की सदस्यता लेकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। करीब 2-3 महीने पहले बिहार की राजनीति में एक हलचल शुरू हुई। पिछले 3-4 दशक से बिहार में एक तरह के राजनीतिक यथास्थिति मौजूद है, जिसके बारे में हमने अपने इस वीडियो में जिक्र किया था। बिहार की जो जमीनी हकीकत पिछले 3-4 दशकों से बनी हुई है और जिसके जमीनी समीकरण दरअसल जातीय समीकरणों से निर्धारित होते हैं, उसमें तमाम एक्टरों के रोल क्या हैं, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड या दोनों मोर्चों के दूसरे घटक दलों की भूमिका आखिर क्या है, यह सब कुछ हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया था और यह बताया था कि किस तरह से कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस ने पलायन रोको रोजगार दो यात्रा के जरिए बिहार के इस जमीनी समीकरण को ऐतिहासिक रूप से बदल देने का एक नया प्रोग्राम लिया है। और मैंने यह भी कहा था कि अगर खड़गे और राहुल गांधी की यह नई पॉलिटिक्स बिहार में चल गई तो बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस विश्लेषण में मैंने यह बताया था कि कांग्रेस बिहार की राजनीति को अब अकेले राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इसका रिजल्ट उन्हें 2024 के चुनाव में मिल चुका है। और मैंने कहा था कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन कन्हैया कुमार की यात्रा से बिहार के जिले जिले में जिस तरह से जमीनी स्तर पर हलचल मची और कांग्रेस की एक नई भूमिका पूरे बिहार में दिखाई दी, उसके बाद तेजस्वी यादव बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी पूर्व सूचना के दौड़े दौड़े दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर गए और कन्हैया कुमार के जरिए बिहार के राजनीतिक तालाब में कांग्रेस ने पत्थर फेंककर जो हलचल मचा दिया था, जो लहरें पैदा की थी, उस सबको समेटकर कांग्रेस एक बार फिर बिहार की राजनीति से गायब हो गई। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर दबाव डाला था कि बिहार में कांग्रेस की गतिविधियों को बंद किया जाए? क्योंकि उसके बाद हमें बिहार में यही दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और नेताओं के साझे बयान। जमीन पर जो हलचल, जो आंदोलन कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ, अब गायब हो चुका है। इसका नतीजा आखिर बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या होगा और
2029 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। यह जानने के लिए तेजस्वी यादव की राजनीति को भी समझना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार बनाते बनाते रह गई थी, विश्लेषकों या पत्रकारों ने भी इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी अभियान की कुछ बहुत बड़ी खामियों को सामने रखा था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की भूमिका कितनी है, जो चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले वे बिहार में प्रकट होते हैं और बाकी पूरे समय वे बिहार से गायब रहते हैं और जमीन पर जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल ही दिखाई पड़ते हैं। श्रेय तो बिहार में आम जनता पर जाता है, जिसमें सत्ता विरोधी इस कदर लहर मौजूद है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों के खिलाफ इतना कड़ा आक्रोश मौजूद है कि चुनाव में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को ही बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की रैलियों की याद हो तो याद कीजिए उन रैलियों को सफल बनाने के लिए किन लोगों ने मेहनत की थी। तेजस्वी यादव की उन सभाओं में आधे झंडे वामपंथी दलों के होते थे। 1.5-2 महीने तक तेजस्वी यादव की उन जनसभाओं को जगह जगह कामयाब बनाने के लिए वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना एक कर दिया था, और जिसका नतीजा था कि चुनाव से 6 महीने पहले जिस बिहार विधानसभा का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता हुआ दिख रहा था, 1.5-2 महीने में उन रैलियों के बाद बिहार का चुनावी माहौल बदल गया। उन रैलियों, उन सभाओं में भीड़ के आवेश को देखकर बिहार में लोगों को लगा जैसे सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और इस तरह से बड़े पैमाने पर जो फ्लोटिंग वोट थे वे विपक्ष की तरफ मुड़ गए थे, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दलों की तरफ मुड़ गए थे। लेकिन चुनावी रणनीति के रूप में जो विश्लेषण किया गया था उसमें राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति पर सवालिया निशान खड़े होते थे, क्योंकि साल भर राजद के जो कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, तमाम तरह के उत्पीड़न झेलकर भी, पुलिस प्रशासन की मार झेलकर भी वो जमीन पर मौजूद रहते हैं, डटे रहते हैं। वहां पर राजद का नेतृत्व गायब था। तेजस्वी यादव सालों गायब रहने के बाद चुनाव से ठीक पहले मैदान में उतरे, और उस चुनाव के बाद भी वे बिहार के पर्दे से गायब हो गए, और फिर वे 2024 में नजर आए। तो विश्लेषकों का विपक्ष की राजनीति से दरअसल यही सवाल था कि जमीन पर आपकी राजनीति गायब क्यों रह रही है। आपके कार्यकर्ता जहां लड़ने को, संघर्ष करने को, जूझने को तैयार हैं, वहां नेतृत्व गायब क्यों है। क्या सिर्फ भावनात्मक नारों के जरिए, क्या कुछ नौकरी देने या ऐसे कुछ बड़े दावों के जरिए कोई चुनाव जीता जा सकता है। यह सही है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नारों का कुछ असर जरूर दिखाई पड़ा। हालांकि अगर जमीनी स्तर पर जाएं तो सबसे बड़ा असर दरअसल नीतीश कुमार की अलोकप्रियता और भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, और सिर्फ कुछ भावनात्मक नारों के जरिए, नौकरी या रोजगार देने के सिर्फ बड़े दावों के जरिए वोट नहीं आते। यह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख गया, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव की जोड़ी ने जहां भाजपा को धराशायी कर दिया, वहीं उसके पड़ोसी बिहार में वह खुद जैसे मुंह के बल गिरा। लोकसभा 2024 में बिहार में ज्यादातर सीटें एनडीए को गई, और इससे साफ था कि आपकी नौकरी देने या इस तरह के कुछ भावनात्मक मुद्दों के जरिए चुनाव नहीं जीता जाता। रोजगार देने या आर्थिक न्याय की बात कांग्रेस ने भी की, लेकिन कांग्रेस कई सालों से पूरे देश में अपनी यात्राओं के बीच या दूसरे तमाम आर्थिक योजनाओं के जरिए पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, एक आर्थिक दृष्टिकोण लोगों के सामने रखने में कामयाब हुई थी। तो आखिर जमीन पर साल भर यह आंदोलन
जनता की मांगों, रोजी रोजगार के मसलों को, जनता के स्थानीय मुद्दों को तेजस्वी यादव रख पाने में असमर्थ क्यों होते हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या इसी कमी को पूरा करते हुए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के जरिए बिहार के जिले जिले में पदयात्रा निकालकर लोगों की मांगों को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की? और इस यात्रा के जरिए वह बिहार में विपक्ष की जमीन को मजबूत करना चाह रही थी, जिसका सबसे बड़ा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को होता, तेजस्वी यादव को होता। तो आखिर बिहार में अगर तेजस्वी यादव ने दबाव डालकर कांग्रेस के कन्हैया कुमार को बिहार से हटा दिया और विपक्ष के कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, तो आखिर वे इसके जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे क्या? अगर उनके पास जमीन पर राजनीति करने की कोई सोच, कोई दृष्टिकोण नहीं है, तो विपक्ष के मोर्चे का नेतृत्व हाथ में लेकर आखिर बिहार के विधानसभा चुनाव में वे करना क्या चाहते हैं? अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अगर तेजस्वी यादव बिहार में जमीनी स्तर पर पिछले 10 सालों से नहीं दिखे हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आखिर विपक्ष की कमान अपने हाथ में लेकर वे कौन सी नई राजनीति, कौन से नए आंदोलन के कार्यक्रम अपनाने जा रहे हैं, जिसका फायदा विपक्ष को बिहार में विधानसभा चुनाव में हो सकता है? और अगर कांग्रेस इस दबाव में आई है और इस दबाव में आकर कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से हटा लिया है और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों की राजनीति में जुट गई है, तो क्या यह एक बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं है? बिहार में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद, जनता में आक्रोश होने के बावजूद, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उसके मोर्चे को सिर्फ जन आक्रोश के जरिए जमीन पर आंदोलन का प्रोग्राम आपके पास ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी की धुरंधर राजनीति से सिर्फ जन आक्रोश के जरिए आप सत्ता हासिल कर सकते हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी से यह भी सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने अपने साहसिक कदम से पीछे मुड़कर, यानी कि बिहार की राजनीति को दोबारा तेजस्वी यादव के हवाले करके विपक्ष की राजनीति को दोबारा एक खतरे में नहीं डाल दिया है? बिहार से जो खबरें मीडिया में आई हैं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला चल रहा है, बताया जा रहा है कि उसमें 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस को 42 सीटें दे रही है। 23 सीटें वह वामपंथी दलों के गठबंधन को दे रही है और 15 से 18 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को तेजस्वी यादव देना चाहते हैं। इस फॉर्मूले में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। अगर हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करें कुछ दिनों पहले, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के बाद पटना में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की थी कि उन्हें विपक्ष की कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, उसमें तेजस्वी यादव के ठीक बगल में वामपंथी दलों के नेता नहीं, मुकेश सहनी थे। जिस मुकेश सहनी के बारे में बताया जाता है कि उनका एक पैर भाजपा में टिका हुआ है, यानी वे किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। उन्हें सिर्फ 11 सीटें पिछली बार एनडीए ने दिया था और वे एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे। दूसरी तरफ महागठबंधन में जिनकी बड़ी भूमिका थी, उन वामपंथी दलों को
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बिल्कुल किनारे रखा और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बॉडी लैंग्वेज नेताओं की थी और उसके बाद भी जो रह रही है, उससे साफ दिख रहा है कि विपक्षी खेमे में तालमेल का बेहद अभाव है। सवाल है कि इस तालमेल के अभाव का जिम्मेदार कौन है। बिहार में विपक्ष के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। यह कांग्रेस भी जानती है या दूसरे दल भी जानते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार महागठबंधन के जीतने की सूरत में तेजस्वी यादव ही होंगे और इसमें कोई शक या संदेह किसी को भी नहीं है। इसके बावजूद आखिर अगर राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव तने हुए हैं, खींचे हुए हैं, तो इसका कारण क्या है? आरजेडी को थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा सीटें जो भी आए, विपक्ष का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, इसमें किसी भी महागठबंधन के घटक को कोई संदेह नहीं हो सकता है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बिहार में भेजा जरूर, लेकिन उस तरह से बिहार की राजनीति में उनके कितने दिन हुए हैं। इसलिए यह बताना कि कन्हैया कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस देख सकती है और इसलिए तेजस्वी यादव खींचे हुए हैं, यह बेवकूफी की बात है। सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव की नाराजगी का या वामपंथी दलों से ज्यादा महत्व मुकेश सहनी को देने के पीछे तेजस्वी यादव की कौन सी रणनीति, कौन सी राजनीति काम कर रही है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर वे कितने गंभीर हैं। एक ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय रह गया है, जब महागठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव को पूरे महागठबंधन के दलों के कार्यकर्ता नेताओं को लेकर जमीन पर इस वक्त नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आंदोलन में होना चाहिए था, उस समय पटना में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों का दौर चल रहा है। तो इससे एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि बिहार की राजनीति से कांग्रेस की गतिविधियों को घटाते हुए, कन्हैया कुमार या पप्पू यादव की भूमिका को खत्म करते हुए, विपक्ष की राजनीति की कमान अपने हाथ में लेकर तेजस्वी यादव जमीन पर कौन सी नई रणनीति, नए आंदोलन की बिसात बिछा रहे हैं। ऐसी कोई बिसात, ऐसी कोई राजनीति, ऐसा कोई आंदोलन बिहार में कम से कम जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और क्या सिर्फ फ्लाइंग स्क्वाड की तरह चुनावी रैलियों के जरिए नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी की मजबूत राजनीति का विकल्प वे बिहार में पेश कर सकते हैं? मैं इन सारी बातों को सवालों की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि इन सारी बातों से कई तरह के निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव की आखिर राजनीति क्या है, उनकी रणनीति क्या है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के घेरे में छोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि इन सवालों से जो कई तरह के निष्कर्ष खड़े होते हैं, उन पर बातचीत का वक्त अभी दरअसल नहीं आया है। हमारी नजर बिहार की इस राजनीति पर रहेगी। और जाते जाते मैं एक बात का जिक्र आपसे जरूर करूंगा। मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ मंच पर जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया, उस भाषण को गौर से सुनने की जरूरत है। उस भाषण में यह साफ था कि किस तरह से एनडीए अपने अंदरूनी द्वंद्वों को साध रही है, अपने घर को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है, और किस तरह से वह इकट्ठे तौर पर मजबूती के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में जनता में जबरदस्त रोष और आक्रोश के बावजूद इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और इसकी वजह यह है
कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां इस बार इतनी प्रतिकूल हैं, इतनी खिलाफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को निकाल पाना लगभग असंभव होगा। इसके बावजूद कि चुनाव में तमाम गड़बड़ियों और तमाम तरह की अनियमितताओं की खबरें आम हुई हैं, उसके बावजूद अगर विपक्ष ने बिहार विधानसभा चुनाव को ठीक से लड़ा तो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के लिए किसी भी तरह से निकाल पाना नामुमकिन होने जा रहा है। इसीलिए बेहद मजबूती के साथ वे बिहार में उतर चुके हैं। सवाल विपक्ष की राजनीति को लेकर है और विपक्ष की खेमे के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव से है। और ऐसे में जो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस दबाव में आकर बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के इस बेहद संभावना वाले समय में दबाव में आकर कांग्रेस क्या ब्लंडर कर रही है और इस चुनाव में महागठबंधन के घटक दल यानी वामपंथी दलों की भूमिका कैसी रहेगी, इस पर भी इस चुनाव का बहुत कुछ दारोमदार निर्भर है। लेकिन किसी भी तरह से महागठबंधन के वामपंथी घटक दलों या कांग्रेस, इन दोनों के अपने बूते पर इस चुनाव को निकाल पाना संभव नहीं है, जब तक कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मजबूती के साथ पूरे महागठबंधन को इकट्ठे तौर पर साथ लेकर इस चुनाव को नहीं लड़ा जाता। इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चाहे चैनल को सब्सक्राइब करके हो या ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लेकर जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।